Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. कुछ मंदिर जलाए गए, कुछ हिंसा हुई, हिंदुओं को निशाना बनाया कुछ लोगों ने, तो इसका विरोध किया। क्या संदेश देना चाहते हैं दुनिया को? ये जो उतार चढ़ाव हैं ये मानवता के इतिहास में आते रहे हैं, लेकिन हमेशा जीत अच्छाई की होती है, इंसानियत की होती है। आपने एक घटना का जिक्र किया था जिसमें 2 लाख जिंदगियां आपने बचाई थी, वो क्या घटना थी? जिनसे हमारी ये इलेक्ट्रिक बैटरियाँ बनती हैं, इलेक्ट्रिक कारें चलती हैं, लेकिन वो बच्चे खुद उसमें कई बार मर जाते हैं, धंस जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने कोशिश किया और कुछ सफलता भी मिली। करुणा का वैश्वीकरण इसका समाधान है, और करुणा का वैश्वीकरण भारत ही करेगा। अगर भारत नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? जहाँ एक तरफ सर पूरी जो राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, दुनिया युद्ध के दौर से गुजर रही है, रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें, और वहीं इजराइल हमास गाज़ा की बात करें, तो इस बीच आपने कहा कि आपने जो है पूरा जो आपकी ज़िंदगी है वो यहाँ पर लोगों की शांति के लिए, जो लेकिन अभी इस वक्त पूरे जो दुनिया है उसमें अशांति फैली हुई है। इसी बीच आप एज अ कैलाश सत्यार्थी, एक बड़ा नाम, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, क्या संदेश देना चाहते हैं दुनिया को? देखिए, मैं कोई संदेश नहीं देता। संदेशों की दुनिया में कमी नहीं है, और संदेश देने वालों की भी कमी नहीं है। इसके बावजूद भी दुनिया इतनी हिंसा से, युद्ध से और कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त है। लेकिन मैं ये भरोसा करता हूँ कि शांति कभी हारती नहीं है, सद्भावना कभी हारती नहीं है, इंसानियत कभी हारती नहीं है। ये जो उतार चढ़ाव हैं ये मानवता के इतिहास में आते रहे हैं, लेकिन हमेशा जीत अच्छाई की होती है, इंसानियत की होती है। इन युद्धों के पीछे बहुत सारी राजनीति है, बहुत सारे आर्थिक कारण हैं। युद्ध इंडस्ट्री है पूरी की पूरी, जो हथियार बनाती है, हथियार बेचती है, हथियारों को फैलाती है। तो ये सब बहुत सारी ताकतें इनके पीछे होती हैं, लेकिन ये ज़्यादा चलने वाली नहीं है, क्योंकि लोग थक गए हैं। इजराइल के लोग भी थक गए हैं। अकेले नेतन्याहू के आगे बढ़ने से ये अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि इजराइल लड़ रहा है। इजराइल में बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो इस युद्ध को पसंद नहीं कर रहे हैं। गाज़ा में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, भले लोग हैं, पैलेस्टाइन शिक्षक हैं, मैं उनको जानता हूँ, प्रोफेसर्स हैं, जो नहीं चाहते कि इस तरह का उन्माद, इस तरह का आतंक कुछ लोग फैलाएं, लेकिन हो रहा है ऐसा। तो जो अच्छाई की अभी आवाज़ है वो थोड़ी दबी है, कुचली है उन देशों में। यूक्रेन की भी यही हालत है और रशिया की भी यही हालत है। मैं वहाँ भी जानता हूँ लोगों को, और काम भी हम लोग करते रहे। हाँ, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित हैं। इसी बीच बांग्लादेश में जो हालात हैं वहाँ पर मोहम्मद यूनुस, वो भी नोबेल प्राइज़ विनर हैं, लेकिन उनके शासन में जो हिंसा फैल रही है उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैंने पहले भी जब शुरू में कुछ मंदिर जलाए गए, कुछ हिंसा हुई, हिंदुओं को निशाना बनाया कुछ लोगों ने, तो इसका विरोध किया और उनसे अपील की, जो पूरे देश में और पूरी दुनिया में रही। मैं संभवतः अकेला नोबेल शांति पुरस्कार विजेता था जिसने दूसरे नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता के बारे में बहुत कठोरता से ये कहा कि ये नहीं होना चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, वो किस तरीके से विकासशील देशों को या तेज़ी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं को परेशान करना चाहते हैं, वो भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक उसमें जुड़ा हुआ मामला है। आपने अभी बताया बिल्कुल कि पाकिस्तान में आपको दरअसल रॉ एजेंट तक कह दिया गया। तो जितने युद्ध में, क्योंकि युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का होता है, उनका जो मानसिक, जो उनके मेंटल इम्पैक्ट होता है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो यहाँ पर आपने पूरी अपनी ज़िंदगी बच्चों के लिए समर्पित कर दी, पूरी न्यौछावर कर दी। तो अब क्या कुछ संदेश एक जो यूथ है उसको देना चाहते हैं आप? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार नोबेल पीस प्राइज़ के लिए बहुत हथकंडे अपना रहे हैं, बहुत चीज़ें कर रहे हैं कि मैं युद्ध विराम करा रहा हूँ तो मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, पाकिस्तान भी इसका सपोर्ट कर रहा है, इसे आप कैसे देखते? देखिए, एक बुनियादी बात तो ये है कि युद्ध का ना होना ही शांति नहीं होता, हथियारों का ना होना ही शांति नहीं होता। शांति के लिए और गहरी ज़रूरत है। शांति के लिए ज़रूरी है कि क्या हम एक दूसरे की परेशानी को जानना चाहते हैं, उनका संज्ञान लेना चाहते हैं, अपने ही घर में, अपने ही पड़ोस में, अपने ही देश में या दुनिया में।
तो पहली चीज़ है कि दूसरे की दिक्कतों का, तकलीफ़ों का संज्ञान लेना। दूसरी चीज़ है उसके साथ जुड़ना, उन लोगों के साथ भी जुड़ना, वो जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है कि उस जुड़ाव के बाद उसको महसूस करना कि यार अगर मेरे ही साथ ये हो रहा होता, किसी बच्चे के साथ बलात्कार हो रहा है 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल की बच्ची के साथ, अगर ये मेरी बेटी होती, मेरी बहन होती तो मैं क्या करता, या मैं ही होता उसकी जगह या होती उसकी जगह तो क्या करती। तो वो जो भाव हैं उतने गहरे हों हमारे अंदर, वो अगर हम अपने और अहंकार को, अपने स्वार्थ को, अपने डर को, असुरक्षा को निकाल दें थोड़ी देर के लिए बाहर, तो हमें वो भाव पैदा हो जाएगा कि ये जो कष्ट है दूसरे का, मेरा ही कष्ट है। और चौथी चीज़ है कि उस समस्या या उस कष्ट को दूर करने के लिए आप आवाज़ तो उठा सकते हैं, हाथ पांव चला सकते हैं, बोल सकते हैं, हिंसक तरीके से नहीं, अहिंसक तरीके से भी आप जब बोलते हैं तो लोग आपके साथ चलते हैं। तो ये जो है, इसी को मैं करुणा का वैश्वीकरण कह रहा हूँ। इसी से शांति की स्थायी स्थापना होगी। और हर स्तर पर हम कोशिश कर रहे हैं कि करुणामय न्याय व्यवस्था हो, करुणामय राजनीति हो, करुणामय अर्थनीति हो, और करुणामय अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, करुणामय कूटनीति हो। ये जो जिसे कहना चाहिए एक्सेसिव या एग्रेसिव ट्रांजिशनल पॉलिटिक्स है, एक्सेसिव अतिरेक, अतिवादी जो लेन देन की केवल फ़ायदे नुकसान की कूटनीति है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, ये नहीं होना चाहिए। कूटनीति में लेन देन चलता है, लेकिन अतिरेकता, उसमें अतिवादिता जो चल रही है अभी दुनिया में, वो हिंसा की तरफ ले जा रही है, और हमको उससे ऊपर उठना चाहिए। यहाँ पर वर्ल्ड वॉर की जो है एक बार फिर से स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अगर ईरान और अमेरिका फिर से भिड़ते हैं तो सर इस स्थिति को आप किस नज़रिए से देखते हैं? आपका मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें आपने एक घटना का जिक्र किया था जिसमें 2 लाख जिंदगियाँ आपने बचाई थी, वो क्या घटना थी? तो कई घटनाएं इस तरह की हुई हैं जिसमें बच्चों के मामले में, जब बच्चों को गुलाम बनाकर अपने ही देश में या दूसरे देश में ले जाया जाता है, जिसमें से अफ्रीकी बच्चे, खासकर जो ये चॉकलेट में जो चीज़ लगती है, कोको बीन्स हैं, जो पाउडर बनता है, उसमें सामान मिला के चॉकलेट बनाते हैं, उसमें 5-6 लाख बच्चे काम कर रहे थे। अभी कम हुए हैं, उसमें से कुछ ज़िंदगियां बची होंगी। मैंने तो नहीं बचाई, लेकिन लोग कहते हैं ऐसा, या मेरी साथियों के और मेरे मिले जुले प्रयास से, वहाँ के लोगों के प्रयास से ऐसा हुआ, या कारपेट इंडस्ट्री में भारत में ऐसा हुआ, या बहुत सारी ऐसी जगह पर बच्चों की ज़िंदगी बची, क्योंकि जिन हालातों में वो काम करते हैं या कर रहे थे वो बहुत ख़तरनाक हालत थे। खासकर ये जो खनिज पदार्थ खोदने का काम है, उसमें ये कॉन्गो में जो है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, DRC में, वहाँ बच्चे बहुत अंदर जाके वो चीज़ें खोद रहे हैं जो हमारे, जिनसे हमारी ये इलेक्ट्रिक बैटरियाँ बनती हैं, इलेक्ट्रिक कारें चलती हैं, लेकिन वो बच्चे खुद उसमें कई बार मर जाते हैं, धंस जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने कोशिश किया और कुछ सफलता भी मिली कई जगहों पर, तो ये रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि करुणा का वैश्वीकरण इसका समाधान है, और करुणा का वैश्वीकरण भारत ही करेगा। अगर भारत नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तो हमारी धरती, हमारी संस्कृति, हमारी हवा, मिट्टी, पानी, हमारे DNA में ये क्षमता है, हम उसको पहचानें। और केवल GDP, धन, ये वो, दौलत, दिखावा, कब तक हम इसके लिए मारामारी करेंगे? दुनिया में कोई भी विश्वगुरु नहीं बन सकता। विश्वगुरु किसी दौलत से नहीं बनता कोई, किसी ताकत से नहीं बनता कोई। नहीं तो हमारे ट्रंप जी विश्वगुरु बने होते, उनके पास दौलत भी है, उनके पास ताकत भी है, अमेरिकियों के पास, वो हमेशा विश्वगुरु बने रहते। लेकिन जब हमारा देश कभी विश्वगुरु था तो चरित्र के आधार पर था, वो करुणा के आधार पर था, वो पूरी दुनिया को एक परिवार मानने के आधार पर था। तो अब तो हमें कम से कम ये कोशिश करना चाहिए कि विश्व मित्र बने हम सबसे पहले, भारत भी और दूसरे लोग भी। और वो संभव है, वो हमारे अंदर क्षमता है, योग्यता है, और हमारी प्रवृत्ति का हिस्सा है कि हम कर सकते हैं ऐसा।